स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर सोचकर के सदा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है दोस्तों जिससे साफ तौर पर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ AIMIM की बातचीत चल रही है और जल्द लग सकती है बड़ी मुहर। बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने अचानक से 127 पार्टियों को नोटिस भेजा है दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या बड़ा कारण है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बेहोश हो जाने को लेकर मोदी ने किया फोन। बताएंगे कौन से ये नेता है दोस्तों जिनके बेहोशी की खबर सामने आई है। इसी के साथ में बीजेपी को विपक्षी भूमिका से भी दूर रखने वाली पार्टी को लेकर हुआ है एक और बड़ा खुलासा दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होकर रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और AIMIM को गठबंधन बनाना चाहिए तो लिखिएगा जरूर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है दोस्तों। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में आने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है दोस्तों। ऐसे में एक जो खबर सामने आ रही है उससे लग रहा है दोस्तों कि अब AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और हो सकता है कि एक बड़ा गठबंधन बन जाए। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि असदुद्दीन ओवैसी बीते दिन बिहार पहुंचे हैं। बिहार के किशनगंज के अंदर उन्होंने पहुंचने के साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि मैं आज बिहार के किशनगंज पहुंचा हूं और 27 सितंबर तक यहीं पर रहूंगा। फिर वो आगे कहते हैं कि कई साथियों से मुलाकात होगी और इंशाल्लाह कई नए दोस्त भी बनेंगे। यानी वो उम्मीद जता रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर AIMIM के साथ में कई और पार्टियां आएंगी दोस्तों। यानी दोस्ती को लेकर वो पॉजिटिव है। उनको लग रहा है कि AIMIM के साथ में कई सारे और साथी जुड़ेंगे दोस्तों। पिछली बार AIMIM ने जिन पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था वो पार्टी इस बार NDA गठबंधन में या तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी इस बार अलग से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो BSP के साथ गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं है दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी NDA के साथ मिलकर काम कर रही है। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता बन चुके हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ में दोस्तियों की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कई नई दोस्तियां भी होंगी, यानी यारी दोस्ती होगी, गठबंधन बनेगा। कुल मिलाकर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि AIMIM को साथ मिलने वाला है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 दिनों तक बिहार में मौजूद रहेंगे दोस्तों और उन्होंने पूरा कार्यक्रम भी शेयर किया है। कहते हैं कि मैं 24 तारीख को किशनगंज के पोठिया, ठाकुरगंज, पवाखाली और बहादुरगंज, लोहागढ़ हाट और LRP चौक जनता हाट पर मौजूद रहूंगा। इसके बाद वो 25 तारीख का भी अपना पूरा कार्यक्रम बताते हैं दोस्तों। किशनगंज में ही मौजूद रहेंगे। 26 को पूर्णिया और 27 को किशनगंज में मौजूद रहने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि कई नई दोस्तियां भी होंगी, आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया अलायंस को अपने वोटों को डिवाइड नहीं होने देना है, यानी अपने वोटों के बंटवारे पर पूरी तरीके से सख्ती के साथ रोक लगानी है और इंडिया गठबंधन साथ में मिलकर चुनाव लड़े, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना में मौजूद थे दोस्तों, जहां पर मीडिया वालों से बात करते हुए कहते हैं कि नवरात्रे में ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ये शुभ दिन है और शुभ समाचार मिलेगा। सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम केवल सम्मानजनक सीटों पर ही गठबंधन स्वीकार करेंगे। यानी सम्मानजनक सीटें कितनी होती है दोस्तों ये बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे सम्मानजनक सीटें चाहिए। अब सम्मानजनक तो 100 सीटें भी हो सकती है, 200 सीटें भी हो सकती है। तो क्या वो 200 सीटों पर क्लेम कर रहे हैं? कुल मिलाकर इससे पहले 40 सीटों पर दावेदारी कर रहे थे दोस्तों, और अब जब दावेदारी वो कर रहे हैं तो 40 सीटें तो उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो कह रहे हैं कि समझौता तभी होगा जब सम्मानजनक सीटें मिलेगी। ऐसे में देखते हैं क्या कभी चिराग पासवान अपनी जिंदगी में हिम्मत जुटा पाएंगे एनडीए गठबंधन छोड़ने का। आप लोग अगर मानते हैं दोस्तों कि चिराग पासवान केवल इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, अंततोगत्वा इनको गठबंधन उन्हीं के साथ में बनाना है, एनडीए वालों के साथ में, वरना CBI और ED का डर तो होता ही है। यही बड़ा कारण है कि इनमें हिम्मत नहीं है कि अलग से चुनाव मैदान में उतर जाए। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ईवीएम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। ईवीएम को संभाल कर रखे, डूसू चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट के यूनिवर्सिटी को सख्त निर्देश सामने आए हैं दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में ABVP को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई NSUI को 1 सीट मिली थी दोस्तों। यहां पर अध्यक्ष के पोस्ट के चुनाव को रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर मिले याचिका पर सुनवाई की है दोस्तों। इस दौरान आदेश जारी कर दिया गया है और ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बोला गया है। देखते हैं
क्या फिर दोबारा गिनती की जाएगी? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्मियां और ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों, सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर से बिहार के दौरे पर जा सकते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त भी पटना पहुंचेंगे। राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेना उनका काम है। ऐसे में चुनाव के ऐलान से अमूमन एक हफ्ते पहले चुनाव आयोग के अधिकारी बिहार या किसी भी चुनावी राज्य का दौरा करते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि 8 से 10 दिनों के अंदर कुछ बड़ा ऐलान हो जाएगा, यानी विधानसभा के चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मतदान का इंतजार जनता कर रही है, क्योंकि 20 साल से कुशासन का राज है बिहार में दोस्तों, और लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, विकास को नई रफ्तार देना चाहते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखिए जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चिराग पासवान बिहार को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं दोस्तों। खासकर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की पार्टियों के खिलाफ उल्टा बोलते रहते हैं, तथाकथित जंगल राज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। सिवान जिले के सिसवन थाना ग्यासपुर गांव के अंदर रविवार को पटना के एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी में चिराग पासवान की पार्टी के नेता खान ब्रदर्स के नाम से चर्चित रईस खान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। गिरफ्तार लोगों में मुन्ना खान, आफ्ताब और शाह आलम का नाम है। आपको बता दें कि इन लोगों के ऊपर कई सारे धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं दोस्तों, और हथियार भी जमा किया गया है, यानी भारी हथियार के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। 6-7 घंटे की लगातार छापेमारी के बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मौके पर मौजूद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। ऐसे में एक बात तय है कि चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन उनके पार्टी के अंदर इस तरीके के तत्व मिल रहे हैं दोस्तों, जिनके पास 10 मोबाइल, 2 वॉकी टॉकी मिलता है, 1 बुलेट प्रूफ जैकेट मिलता है, 6 तो 4 पहिया गाड़ी मिलती है, 1 बाइक, 2 चाकू बरामद किए जाते हैं और कई सारे कारतूस बरामद किए जाते हैं दोस्तों। इससे आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान केवल तथाकथित जंगल राज के बारे में बोलते हैं, अभी वर्तमान में जो स्थिति है उस पर बोलने के लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा, क्योंकि पता है कि नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और सत्ता में रहकर जो मलाई मिल रही है बाद में नहीं मिलेगी। यही बड़ा कारण है कि चिराग पासवान कोशिश करते हैं कि केवल विपक्ष को लेकर टारगेट करते रहे और अपने सत्ताधारी दल से कोई सवाल ना पूछे। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के 127 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है दोस्तों। पिछले 6 वर्षों में इन पार्टियों ने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव के खर्चे का ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया गया। ऐसे में अपर मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्रशेखर की ओर से इन सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है दोस्तों। हालांकि जवाब कब तक आएगा इसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पते पर पंजीकृत 127 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, महासचिव और उनके प्रत्यावेदन, शपथ पत्र और सुसंगत अभिलेखों के साथ 3 अक्टूबर तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को जानकारी भेज सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर अब सबूत मांगा जा रहा है इन सबसे। और आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि ये जो पार्टियां होती है जो अपने आप ही बहुत सारी अचानक से चुनाव से पहले आ जाती है, और इनका काम चुनाव लड़ना नहीं होता बल्कि काले धन को सफेद धन बनाना होता है दोस्तों। ये कौन सी पार्टी के लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं, आप लोग 2 शब्द लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तबीयत सोमवार को अचानक से बिगड़ गई दोस्तों। फिलहाल वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। उनके बेटे अरविंद राजभर ने बताया कि बनारस में जनसभा की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान आजमगढ़ में मौजूद ओम प्रकाश राजभर से फोन पर बात हुई, तभी लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ देर के बाद स्टाफ ने जानकारी दी कि वो अचानक बेहोश हो गए हैं और उनको चक्कर आ गए हैं। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले पर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन करके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है दोस्तों। इसी बीच सुभाषपा के कई नेता और कार्यकर्ता मेदांता अस्पताल पहुंचकर कुशल जानने लगे दोस्तों। अरविंद राजभर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही फोन किया था। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के अंदर एमएनएम पार्टी के संस्थापक कमल हसन ने कहा कि अगर किसी नेता की जनसभा में भारी भीड़ आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी भीड़ उनको वोट देगी। दरअसल दोस्तों टीवी के पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी को लेकर बयान दे रहे थे कमल हासन। उनसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए कि जिस तरीके का माहौल आजकल टीवी के पार्टी यानी थालापति विजय के रैली में देखने को मिलता है, भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है, तो क्या इस बार तमिलनाडु की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होगा? क्या थालापति विजय इस बार राजनीतिक झंडा गाड़ेंगे और विपक्ष की
बड़ी भूमिका निभाकर सत्ता से बेदखल करेंगे डीएमके की सरकार को। तो इस पर जवाब देते हुए कमल हासन कहते हैं कि भारी संख्या में लोग आए थे, ये बात हमको भी पता है। हासन ने आगे कहा कि ऐसा होता है, लोग आते हैं सुपरस्टार को देखने के लिए, लेकिन अगर वोट की बात करेंगे तो लोग वोट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कमल हासन के बात से आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं दोस्तों कि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी और कोशिश की थी कि उनको जनता का समर्थन मिलेगा, लेकिन जनता ने समर्थन नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि कई बड़े सुपरस्टार चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जनता बहुत होशियार है। उनको पता है कि कौन सुपरस्टार सही में काम करने के लिए है, कौन जनता को बेवकूफ बनाने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु के अंदर एनडीए गठबंधन, खासकर बीजेपी की जो उम्मीदें थी दोस्तों, उसको तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि थालापति विजय राज्य के अंदर डीएमके पार्टी के सामने एक मुख्य चुनौती के तौर पर और एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, जिसके कारण अब एनडीए गठबंधन के लोगों को लोग ज्यादा भाव देते नहीं है। दो शब्द इस पूरे प्रकरण पर लिखकर जरूर बताएगा, मामले पर लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक ऐसा केस लिया जा रहा है दोस्तों, जिसे लेकर लगातार विवाद चल रहे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2025 को एक केस को लिस्ट किया है दोस्तों। इस केस का जो नाम है वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनाव से जुड़े कई सारे बदलाव को लेकर लड़ाई लड़ने वाली संस्थान एडीआर और बीजेपी की केंद्र सरकार के बीच का ये केस है दोस्तों। इस केस में जो मुख्य चीजें हैं, जो मुख्य आरोप है वो है कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव आयोग से जुड़े हुए संविधान के प्रावधान को बदल दिया और चुनाव आयोग की नियुक्ति में पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सुप्रीम जज हुआ करते थे दोस्तों, उनको हटाकर उनकी जगह पर एक मंत्री का नाम नॉमिनेट कर दिया गया। यानी 3 लोग बैठकर देश के चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनते हैं दोस्तों। उसमें 3 लोगों में एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह और एक राहुल गांधी बैठते हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं है। यानी राहुल गांधी के पास केवल खुद का एक वोट है, बाकी भाजपा वालों के पास 2 वोट है दोस्तों, मोदी और शाह के। तो वो जो चाहे फैसला करवा सकते हैं और अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर एक नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। और अब जो याचिका दाखिल की गई है तो इस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट कह रहा है कि हम इस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे। उम्मीद है कि 14 अक्टूबर को कुछ ऐसा सामने आएगा दोस्तों कोर्ट से, जिससे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मदद मिलेगी। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब भारत के अंदर चुनाव आयोग को पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल से बाहर किया जाएगा, वरना फिर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर ही सवाल उठेंगे। तो फिर चुनावी प्रक्रिया से चुनी गई सरकार, उसके किए गए कामों को लेकर भी जनता मान्यता नहीं देगी दोस्तों, जिसके कारण देश के अंदर लोकतंत्र और ज्यादा कमजोर होगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है इस मामले पर संज्ञान लेकर, तो राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में क्या आजम खान बीएसपी में चले जाएंगे? दरअसल दोस्तों एक दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, इसमें दावा किया गया था एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट के द्वारा, पत्रकार के द्वारा, कि आजम खान की पत्नी ने बीएसपी की चीफ मायावती से मुलाकात की है दोस्तों, बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की है और इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा था। और दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर हो सकता है कि आजम खान बीएसपी की तरफ चले जाए दोस्तों। अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने मेरी बहुत मदद की। एक पॉडकास्ट के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव ने उनकी मदद उस वक्त की जब उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस पर अब्दुल्ला आजम ने बड़ी शालीनता से जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग मदद करके सब बता देते हैं, सबको बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बताते। यानी वो अखिलेश यादव की ओर इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत मदद की है, लेकिन कुछ नहीं बताते लोगों को कि क्या मदद की है। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से मदद करते हैं, लेकिन वो खुलकर सबके सामने नहीं बताते कि क्या मदद किया गया है। इसीलिए मीडिया वाले ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान की कोई मदद नहीं की, जबकि उनके बेटे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि शांत होकर मदद कर रहे हैं। अखिलेश और सपा ने उनकी बहुत मदद की, लेकिन कभी किसी को पता नहीं लगने दिया, जिसकी वजह से मीडिया वाले माहौल बनाते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता थे मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के बाद, और ये बात हमेशा से सत्य रहेगी, सच रहेगी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वे लोग जो समाजवादी पार्टी में फूट डालना चाहते हैं। आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है दोस्तों। ये बैठक बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुआ। आजादी के बाद पहली बार बिहार में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है दोस्तों। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रखने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी की दूसरी लड़ाई बिहार
इसे पूरे देश के अंदर ले जाना चाहती है। यानी कांग्रेस पार्टी CWC की बैठक कर रही है ताकि पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का महकमा एकजुट हो जाए दोस्तों। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक बात तय दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर अपनी पूरी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छा फैसला लिया गया है कि CWC की बैठक कांग्रेस पार्टी ने यही बिहार में ही बुला ली है ताकि सारे नेता एकजुट दिखाई दे और सारे संगठन के लोग बिहार में मौजूद रहेंगे, तो उनको पता चलेगा कि बिहार में उनका संगठन कैसे चल रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी का सेवा दल हो, कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा हो और OBC मोर्चा हो, SC ST मोर्चा हो और कई और तरीके के मोर्चे हैं दोस्तों। ये सभी लोग ये देख पाएंगे कि आखिर संगठन बिहार में कैसे काम कर रहा है, इसीलिए सबको एकजुट किया गया। अगर आप भी मानते हैं ये सही फैसला है तो लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के तर्ज पर हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी BJP पर चुनाव आयोग से मिली भगत का आरोप लगा रही है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम सोमवार से आरंभ कर दी गई है दोस्तों। हरियाणा कांग्रेस की ओर से इस मुहिम की कमान पार्टी के जिला अध्यक्षों को दी गई है दोस्तों। मुहिम के पहले दिन प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया दोस्तों। प्रदर्शन के साथ साथ कांग्रेस के नेता वोट चोरी के विरुद्ध जन हस्ताक्षर मुहिम भी चला रहे हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे प्रकरण पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अब समय आ गया है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच पूर्व JNU के प्रोफेसर अमिता सिंह की ओर से 2016 में एक मीडिया संस्थान के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले की सुनवाई कर रही थी दोस्तों। मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रोफेसर अमिता सिंह ने एक डोजियर दस्तावेज तैयार किया था जिसमें JNU को अश्लील गतिविधियों और आतंकवाद का अड्डा बताया गया था दोस्तों। अमिता सिंह का आरोप है कि रिपोर्टर और संपादक ने बिना सत्यता जांचे ये खबर प्रकाशित की है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश के आदेश पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सहमति जताते हुए कहा कि राहुल गांधी का मामला भी इसी तरीके से विचाराधीन है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अमिता सिंह को नोटिस भेजा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट बोला मानहानि अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कई महीनों से लगातार जातिवादी मोर्चाबंदी देखने को मिल रही है दोस्तों। इसकी शुरुआत हुई थी करणी सेना के द्वारा आगरा में किए गए विरोध के बाद दोस्तों, यानी जिसमें तलवारें लहराई गई थी और जातीय नारे लगाए गए थे दोस्तों। समाजवादी पार्टी के नेता सुमन से जुड़ा हुआ ये मामला था, जहां पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए तलवारें लहराई गई थी दोस्तों और जातिगत तरीके से विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई। कई बार अलग अलग तरीके के जाति समूहों के कार्यक्रम किए गए दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं माहौल खराब हुआ। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया है। अब यूपी में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। एक दिन पहले राजा मिहिर भोज को लेकर विवाद हो गया था दोस्तों। गुर्जर समाज के लोगों ने महापंचायत का आह्वान किया था, क्योंकि मिहिर भोज के नाम के आगे राजपूत मिहिर भोज लिख दिया गया था दोस्तों। और राजपूत समाज के लोग मिहिर भोज को राजपूत समाज से जोड़कर उनका स्मृति द्वार बना रहे थे, लेकिन गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि गुर्जर प्रतिहार शासन के राजा थे, इसीलिए गुर्जर समाज के थे। और भी कई तरीके के तर्क हैं दोस्तों जो गुर्जर समाज के भी मजबूत हैं। ऐसे में दोनों समाज के बीच में मिहिर भोज को लेकर कई बार संघर्ष देखने को मिला है दोस्तों। और बीते दिन जो महापंचायत बुलाई गई थी, संडे को बुलाई गई थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया दोस्तों। उसके बाद अब बीजेपी की सरकार कह रही है कि सार्वजनिक जगह पर पुलिस रिकॉर्ड्स और सरकारी दस्तावेज में किसी भी जगह पर जाति का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। ये आदेश जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है दोस्तों। यानी सरकारी दस्तावेज के अंदर भी जातियां नहीं लिखी जाएगी। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। अगर जातियां नहीं लिखी जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि जो भारत के अंदर खासकर उत्तर प्रदेश में पिछड़ी और दलित समाज की जातियों का किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है दोस्तों। ये कई सारे रिकॉर्ड आते हैं जिसमें पता चलता है कि SC ST और OBC समाज के सबसे ज्यादा लोग जेलों में बंद है और इसे लेकर लोग सवाल भी पूछते हैं। ऐसे में अगर सरकारी दस्तावेज से जातिगत शब्द हटा दिए जाएंगे तो फिर पहचान कैसे होगी और कैसे पता चलेगा कि कौन से समाज के लोगों को सबसे ज्यादा जेल में जाना पड़ रहा है और उसके पीछे क्या बड़े कारण है। और इस तरीके के और भी कई मामले हैं दोस्तों जिसका उपयोग भी किया जाता है। हालांकि आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, क्या इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा, लिखेगा जरूर दोस्तों। क्या ये सही फैसला है या फिर गलत फैसला है और इसके जगह पर क्या फैसला लिया जा सकता है, वो भी जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बार फिर से युवाओं ने अपने सपनों को खाक होता देख जोरदार विरोध किया है। उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ दोस्तों और देहरादून में छात्र सड़कों पर आ गए। आयोग ने कहा कि यह पेपर लीक नहीं है। पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद सिर्फ 3 पन्ने बाहर आए थे। राज्य सरकार को बेरोजगार युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि जंजी समाज के लोग भाजपा के साथ में है दोस्तों, लेकिन युवा लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि भाजपा सरकार को लेकर कहीं ना कहीं कोई
कोई ना कोई विरोध चलता रहता है दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर भी ये विरोध चल रहा था। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, उत्तराखंड हो या कहीं भी हो, देश के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है, भाजपा सरकार से सवाल पूछा जाना जरूरी है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के एमएलए मामन खान को आपराधिक गैंग से खतरा, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक मामन खान को लेकर एक आपराधिक गैंग ने धमकी दी है दोस्तों। बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और धमकी तो लगातार दी जा रही है। हरियाणा के अंदर कई सारे सेलिब्रिटी है जो लगातार परेशान है बीजेपी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाने के कारण। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत दिन।